तो अगर आप भी उनमें से हो जिनको रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइम में बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो आप भी रोमन रेंस वाली कैटेगरी में ही हो, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी ही बात बोली है। ये मेरे को पर्सनली सरप्राइज कर गई बहुत ज्यादा। उनसे ईएसपीएन के ऐसे रैपिड फायर तरीके का कुछ चल रहा था, उनसे पूछा तुम्हारा फेवरेट ऑल टाइम ओपोनेंट कौन है, तो उन्होंने नाम लिया ब्रॉक लेसनर का। और रोमन रेंस ने यह भी ऐड किया कि जब मैंने ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग में स्टेप इन किया, तब से जो मेरा पूरा करियर है वो ही चेंज हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बहुत कूल बनते हैं ये बोल के कि अरे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर क्या वही विंस मैकमैन ने सेम मैचेस दोहराए, हमको उसमें मजा नहीं आया। एक पॉइंट पे जाके फिर ऐसा लग भी रहा था कि वो फोर्स्ड है, लेकिन उस फैक्ट को कंसिडर करके तुम जो सारी चीजें और हुई हैं रोमन और ब्रॉक के बीच में, बता रहा हूं कि इंडिया में या फिर एशियन कंट्रीज के अंदर ये जो बहुत सारे फैन फॉलोइंग रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की बनी है, मैं बता रहा हूं ना, ये काम करते हुए मुझे भी तो 8 साल हो गए हैं। ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा, क्योंकि दोनों ऐसे नाम थे कि दोनों की फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी थी। और उसकी वजह से जब दो ऐसे तगड़े बंदों को तुम भिड़ाते हो जिनकी ऑलरेडी फॉलोइंग ज्यादा है, तो फिर उस वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिजनेस में बेनिफिट करती है। तो रोमन रेंस ने भी ब्रॉक लेसनर का ही नेम लिया। मुझे लगा नहीं था कि वो लेंगे, लेकिन थोड़ा सरप्राइज कर गया है, शायद इस वजह से भी कि अब ब्रॉक वापस आ गए हैं तो थोड़ा दिल की बात बोल पाए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस, आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कैसा चल रहा है आपका आज का संडे? हमारे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आपके यहाँ क्या हाल है वो आप बता सकते हो। और आज इस वीडियो में बोरी और पेटी भर के चीज़ें हैं, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले रोमन रेंस से इसे शुरू करते हैं। और भाई हमने तो इस बंदे को खाली में इतना ज़्यादा वो कर दिया कि अरे ये ऐसा ये वैसा, ये छुट्टियों पर चले जाता। भाई रोमन रेंस कोई भी छुट्टियों पर नहीं जा रहा। मैंने आपको पहले बताया था कि रोमन रेंस एडवर्टाइज हैं 18 अगस्त की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। अब उसके साथ साथ 25 अगस्त का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, वहां पर भी रोमन रेंस आने वाले हैं, जो कि इंग्लैंड से होने वाला है। और इतना ही नहीं, क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का मैच भी होगा। वो जो इससे पहले रॉ की अपीयरेंस थी, मैंने आपको बताया था, स्पेकुलेट किया था कि शायद अब रोमन रेंस अगर बीच में वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्लैश इन पेरिस में हो सकते हैं। अब वो चीज इनसाइडर्स की तरफ से भी कंफर्म हो चुकी है। लेकिन ये पता चला कि क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का कोई सिंगल्स मैच नहीं होने वाला। ऐसे करके मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू उनको मल्टी पर्सन या इस तरीके के मैचेस में डालेगी, मतलब सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच सीधे नहीं होने वाला। स्टिल जो मैंने बोला था कि ब्रॉन्सन रीड के साथ जो मैच है वो होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को हमेशा थोड़ा ईजी रास्ता भी निकालना होता है कई बार बड़े सुपरस्टार्स को बुक करने का, तो वो उनको टैग टीम मैच है फिर ऐसे मैचेस में बुक कर देते हैं। तो ये रोमन रेंस का इस समय जो क्लैश इन पेरिस में होने वाला है। बाकी एक पोस्टर है, आई थिंक ये फैन मेड भी है, जिसने बनाया भाई उसको क्रेडिट। लेकिन क्या तगड़ा और धांसू बनाया है भाई। ये तो जैसे होते हैं ना कि एक सिंगल सुपरस्टार वाले पोस्टर, बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू के लेवल का ही काम लग रहा है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी जो क्लैश इन पेरिस के ग्राफिक्स है अच्छे बनाए थे, उसको हमने स्मैकडाउन की वीडियो में डिस्कस किया था। और रोमन रेंस से रिलेटेड एक बात ये भी है कि अगर आपको मूवीज वगैरह का थोड़ा शौक है, भाई मेरे को तो इतना कम शौक है कि रोमन रेंस भी इस मूवी में है। वो भी जो भी है, मूवी है, वेब सीरीज है, जो भी है, ये भी मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा कि मैं जाके देखूं। बट अगर आप हो मूवीज वगैरह में तो ये पिकअप करके, मैंने आपको बताया भी था पहले कि रोमन रेंस इसमें फीचर होने वाला। एक फोटो भी आई थी वो रोमन रेंस की, जहाँ पे वो ऐसे थ्रोन पे बैठे हुए से हैं, तो वहाँ पे कुछ तो इनका विलन वाला रोल है या कुछ है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये जाके देख सकते हो, क्योंकि रोमन रेंस का काम आपको वहाँ दिख जाएगा। तो जब तक डब्ल्यूडब्ल्यू में भी एक आध शो मिस कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आप मजे ले सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल का हमने पहला सीजन देखा, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी बिजनेस की काफी सारी बातें बताई। अब इसका दूसरा सीजन भी आने वाला है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट भी है, जो कि 2025 में तो नहीं है, 2026 में ही डब्ल्यूडब्ल्यू इसको रिलीज करने वाली है। और सबसे मजे की बात ये कि ये जो समर स्लैम का शो था, इस दौरान भी डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल वाले जो शूटिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको किया है। यानी इससे समर स्लैम से रिलेटेड कंटेंट भी आपको इस अनरियल डॉक्यूमेंट्री में दिखेगा, जहां पे सेथ रॉलिंस का कैश इन हुआ और ब्रॉक लेसनर का वो भयंकर वाला रिटर्न हुआ। अब ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ब्रॉक लेसनर के अराउंड ज़्यादा कैमरास नहीं रखे थे, तो मे बी अनरियल डॉक्यूमेंट्री के अंदर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसा ब्रॉक लेसनर का कंटेंट ना दिखे। लेकिन आई थिंक फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो दिख ही जाएगा। और बाकी इस चैनल पे अनरियल वाली डॉक्यूमेंट्री तो शायद आपने अब तक देखी ली होगी, नहीं देखी तो जाके देख लेना। वो 26 मिनट की वीडियो में आपको ऐसा माल मसाला मिलने वाला है। मैं बोल रहा था इतने टाइम से कि भाई मज़ा आएगा, तो अब वो लाइव है, अगर नहीं देखी तो आप जाके उसे देख सकते हो। जब इसका भी आएगा अनरियल का अगला सीजन तो उस पर भी बनाएंगे। अब होपफुली इस पर ब्रॉक लेसनर के बारे में भी कुछ पता चले, क्योंकि वैसे ही ब्रॉक लेसनर वैसा बंदा है जिसको रियल लाइफ में हम लोग इतना अच्छे तरीके से जान नहीं पाते। तो अगर इस अनरियल डॉक्यूमेंट्री में कैप्चर हो रहे हैं ब्रॉक लेसनर, तो डेफिनेटली काफ़ी यूनिक ब्रॉक लेसनर का कंटेंट हम लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। रिसेंटली अंडरटेकर का जो पॉडकास्ट है ना, उसमें गुंथर आए थे। और भाई इतना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गुंथर जब प्रोमोज में बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने बोला बहुत नेचुरल लगता है। और जब ये पॉडकास्ट मैंने सुना तो मुझे पता चला भाई गुंथर है ही ऐसा इंसान। सोचो,
एक फैन की वो स्टोरी बताते हैं जो कि उनका ही फैन है। उन्होंने बोला कि एक बंदा मेरे से 9 घंटे जो ड्राइव है वो करके मिलने के लिए आया, और जब वो आके मिला मेरे से तो मैंने कहा कि चल भाई ठीक है, सही है, लेकिन भाई इससे बढ़िया जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो तुम्हें बेनिफिट करे। सोचो, जो उसका फैन, जो उसको बिल्कुल दिल से मानता, उसको ही गुंतर ऐसा बोल सकता है। और ये कोई रोस्ट करना नहीं है, ये एक्चुअल में एक एडवाइस है। और ये तो मैं भी बोलता हूँ भाई, अगर आपको किसी का भी फैन बनना है तो उसके काम का फैन बनो। ये नहीं जैसे आप ट्विटर पर देखते रहते हो कि हर किसी के पीछे लोग पड़ गए, भाई इसे सपोर्ट करेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। जैसे अगर रोमन रेंज के भी फैन हो तो उसकी एंट्रेंस पे उसका जो ऑरा है, सिर्फ उसके फैन मत बनो। वो रियल लाइफ में बंदा क्या क्या कर चुका है, उसके वर्क एथिक्स क्या है, और उसने वो कहाँ से कैसे उठ के आया है, अगर उसका फैन बनोगे तो वो चीज़ आपको भी लाइफ में हेल्प करती है। इसीलिए मैंने इवन 2017-18 से कंटेंट जब बना रहा, कभी भी फैन वाले टर्म को मेरे साथ नहीं जोड़ा भाई, कि कोई मेरे से ऐसे करने आए, कोई कि मेरे से ऐसे मिलने आए। हाँ, अगर काम किसी का पसंद आ रहा तो उससे इंस्पायर हो, ये नहीं कि भाई बिल्कुल ही उसके पीछे पड़ जाओ जैसे कि आजकल के कुछ लोग होते हैं। तो उस तरीके का फैन ना मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता। फैन हो तो ठीक है उनके लिए, बट मेरे को तो ऐसा लगता है पर्सनली। आपका कुछ थॉट है इसके बारे में तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की बात कर लेते हैं भाई, और मेरे को अभी अभी ये रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ा शो होने वाला है। सैन डिएगो से ये होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 29 नवंबर की इसकी डेट होने वाली है, और इसमें 25,000 से ज़्यादा जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी बिक भी चुकी हैं। तो और आई थिंक अब तो ये बात हम मान सकते हैं कि WWE जिस भी शो पर ऐसे देखते हैं कि इसमें अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो उसके बाद फिर वो शो को डिफरेंट तरीके से ट्रीट भी करते हैं। जैसे समर स्लैम को लेकर थोड़ा सा हम लोग भ्रम में आ गए थे कि भाई 2 नाइट्स का इवेंट है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन जब दोनों नाइट्स खत्म हुई समर स्लैम की तो पता चला भाई ये तो बहुत सारी चीज़ें पहले से प्लान करके बैठे थे। तो वही सिमिलर चीज़ आप ये सर्वाइवर सीरीज इस बार के एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25,000 तो ऑलरेडी बिक चुकी हैं, अभी आगे चलते चलते और बिक जाएंगी। तो लोगों को पहले से पता है कि ये वाला शो जो है WWE बहुत बड़ा बनाने वाली है। कोडी रोड्स के हील टर्न को लेकर रिसेंटली बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, और मेरा तो विश्वास सा उठ रहा है इस बात से कि क्या हम कभी कोई चीज़ फिगर आउट कर भी पाएंगे अब WWE के बोलने बताने से पहले। जैसे कोडी रोड्स ने समर स्लैम से ठीक पहले इंटरव्यूज में बोला कि भाई मुझे नहीं लगता मेरा आसपास कोई हील टर्न होने वाला है। तो सबको क्या लगा, अरे भैया ये बोल रहा है अभी तो इसका मतलब इसका तो पक्का ही होने वाला है समर स्लैम में हील टर्न। वो चीज़ हमने देखी नहीं, बट अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कोडी रोड्स के हील टर्न के बारे में वो यही है कि WWE अभी कोई प्लान नहीं कर रही उनके हील टर्न का। अब यहां से बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है कोडी रोड्स का, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का जो उनका पहला रेन रहा, पर्सनली देखो मैंने तो उसको इतना एंजॉय किया नहीं। उसमें कोडी रोड्स के कैरेक्टर से लेके उनकी बुकिंग से लेकर वो बहुत सारे सवाल हैं, वो हम बाकी पिछली वीडियो में बहुत बार बोल चुके हैं। लेकिन आई थिंक इस बार उनके कैरेक्टर के साथ उनको डेफिनेटली कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना इस तरीके से जो बात है वो बनने नहीं वाली। जॉन सीना कितने ज़्यादा WWE के लॉयल हैं वो रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताते हैं, मतलब बताते नहीं है, वो उनकी बात से पता चलता है। वो कहते हैं कि मैं तो कभी रेसलिंग बोलता ही नहीं, मैं तो रेसलिंग की जगह WWE हमेशा बोलता हूँ, कि जैसे कि मुझे WWE पसंद है, मैं WWE का बंदा है। ऐसे ये नहीं बोलते कि प्रोफेशनल रेसलिंग या फिर रेसलिंग, इस तरीके से WWE मेरे अंदर बसी हुई है। और भाई कितना स्वीट बंदा है जॉन सीना। वो मेक अ विश जो आपको पता है एक फाउंडेशन है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से कि जो बच्चे कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनके साथ मिलते हैं ताकि वो थोड़ा बेटर फील करें, और बेटर फील करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो जाती हैं। तो जॉन सीना ने ये बताया कि वो जब उन बच्चों से मिलते हैं ना तो उन बच्चों से बात करके कई बार उनके सजेशंस, वो उनको मैचेस में क्या करना चाहिए वो भी लेते हैं, और फिर एक्चुअल में मैच में जाके उसको करते भी हैं। और ये एक ऐसी यूनिक डिफरेंट चीज़ है जो जॉन सीना को बहुत अच्छा फील करवाती है। कि मतलब सोचो एक फ़ैन, हम बच्चे, हम जॉन सीना से जाके मिले और मैंने बोला कि यार मैच में ना इस बार पावर बम लगाना ऐसे स्पॉट पे। अब जाके अब जॉन सीना जब वो पावर बम लगाएगा तो एज अ किड जो जॉन सीना मेरे लिए सबसे बड़ा हीरो है, तो भाई वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल की ही फीलिंग होती है। और मेंटली अगर आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो तो फिर आपको पता है वैसे भी चीज़ें लाइफ में काफ़ी सिंपल दिखने लगती है। अब इसके बाद लोगों ने इसको फन वे में ले लिया, लोगों ने कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिखना शुरू कर दिया, भाई कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाओ, ऐसा लगाओ, वैसा लगाओ। तो आपको पता है लोग थोड़ा ऐसे मज़े वज़े लेते रहते हैं, लेकिन ये जॉन सीना की इतनी ज़्यादा स्वीट वाली जो साइड है उसको भी हमें दिखाता है। और ऐसे ही नहीं, लिस्ट में सबसे आगे है। मेक अ विश में बहुत सारे लोग हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ हो जाता है, लेकिन हर कोई इतना टाइम निकाल नहीं पाता। बट जॉन सीना दिल का बहुत बड़ा आदमी है, वो बात हमको पहले से ही पता है, और वो उनकी इस बात से ही प्रूफ हो जाती है। कैरन क्रॉस और स्कारलेट के बारे में अपडेट हमको पता चली। मैं आपको बता रहा था इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है, तो क्या WWE इनको दोबारा से रिसाइन करेगी या फिर नहीं। तो फिलहाल कुछ एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और WWE की वेबसाइट पर जहाँ पे एक्टिव रोस्टर में सुपरस्टार्स होते हैं
वहाँ से उनको हटा दिया गया है और जो WWE का एलुमनाई सेक्शन है उसके अंदर इनको डाला गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कहीं एक स्टोरी लाइन ही तो नहीं है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि स्टोरी है स्टोरी है स्टोरी, फिर सही में बंदा निकल ही लेता है या फिर वो वैसा होता ही नहीं है, तो इसलिए डाउट भी है कि इसको स्टोरी माने या फिर नहीं। लेकिन अभी इन्होंने इनको जो है एलुमनाई सेक्शन में डाल दिया। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी भी चीज़ें मूव करती नहीं है कोई सुपरस्टार, ऐसा होता है क्या? मेरे को अगर आप, मैंने याद नहीं मेरे को सही से, लेकिन कोई सुपरस्टार का अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो वो इतनी जल्दी एलुमनाई सेक्शन में आ जाता है, उस चीज़ को उतनी जल्दी अपडेट कर देते हैं। तो पता नहीं क्या सिचुएशन चल रही है कैरन क्रॉस के साथ। आई थिंक 3-4 दिनों में पता लग ही जाएगा कि क्या ये एक स्टोरी लाइन है या फिर WWE ने उनको सही में रिन्यू नहीं किया और वो कंपनी से जा चुके हैं। और अगर ये हुआ तो भाई फैंस बहुत ज़्यादा भड़कने वाले हैं, क्योंकि रिसेंट में ये चीज़ हमने R-Truth के साथ भी देखी थी। ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में रिटर्न हुआ, वो एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी। अब उसी से रिलेटेड एक और शॉकिंग चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। तो पता क्या चला, ये मेल्जर की तरफ से आया और मेल्जर ने ये बोला कि भले ही इतने टाइम से ब्रॉक लेसनर को WWE यूज़ नहीं कर रही थी, हमने उनको ऑब्वियसली शोज़ पर नहीं देखा, लेकिन इस पूरे टाइम पर WWE ने पे करना कंटिन्यू रखा था ब्रॉक लेसनर को। इवन WWE के हाईएस्ट पेड सुपरस्टार्स में से एक ही, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है तो पैसे दे रहे हैं तो वो मोटे पैसे देने वाले हैं। इस पूरे टाइम पर WWE ने ब्रॉक लेसनर को पे किया है और आई थिंक ये पता भी था कि कहीं हमने सुना भी था कि वो स्टिल WWE के साथ हैं ही कॉन्ट्रैक्ट में। और फिर ये क्या पता चलता है कि क्योंकि WWE को पता था कि एट द एंड उनको ब्रॉक लेसनर को लेके आना ही आना है, तो अगर उनको वो काम खत्म करना होता तो उसी टाइम पर वो खत्म कर सकते थे, क्योंकि पास में जिन जिन सुपरस्टार्स के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ एलिगेशंस लगे, WWE ने उनको निकाल दिया है। तो ये बात तो कहनी पड़ेगी कि बड़ा नेम होने का फायदा है ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि WWE को भी पता है कि उनको कंपनी से निकालना ये उनकी कंपनी के लिए भी एक बैड डिसीजन होगा। और फिर ये भी पता चला कि आखिर ऐसा हुआ कैसे कि अब जब इतने टाइम से WWE का स्टांस ऐसा था इसके ऊपर कि हम जो है नहीं लेके आएंगे ब्रॉक को, या फिर होल्ड पे रखा था, तो चीजें चेंज कैसे हुई। तो मैंने आपको चैनल पे बताया था, एक्टिव चैटर अगर आप हो तो, कि WWE और विंस मैकमैन और ये जो पूरा केस वाला चला है हिसाब किताब, तो अब इसमें बात इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करी है कि कोई भी ऐसे चार्ज नहीं लगेगा विंस मैकमैन के ऊपर जो कि उनको जेल में फंसा दे। यानी क्रिमिनल वाला कुछ नहीं है, मेरे को अब इतना कोड वर्ड का पता नहीं भाई, वो सिविल वाला है, ऐसा है वैसा है। तो अब जब उनको लगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये सेटलमेंट की तरफ लीड कर गया तो वैसे भी ब्रॉक लेसनर का तो फिर इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो सीरियस बातें विंस मैकमैन के लिए हैं उस केस के अंदर, अगर उसे कंपेयर करोगे ब्रॉक लेसनर वाले से, तो वो बहुत ज्यादा छोटी हैं। अब वो सही है गलत है, वो कैसे एलिगेशन है मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, बट ये वो बहुत बड़ा रीजन बना कि क्यों ब्रॉक लेसनर वापस आ गए। क्योंकि जब उनको पता चला ठीक है भाई ये बंदा, क्योंकि निक खान है कंपनी के प्रेसिडेंट, तो हम हमेशा ट्रिपल एच के एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें TKO भी इन्वॉल्व है। तो निक खान को जब लगा भैया अगर ये बंदा क्रिमिनल या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और वैसे मैंने आपको बताया कि WWE में चीज़ें जब बिजनेस की बात आती है तो पास में बहुत सारे लोग, मतलब वो ये दीन ईमान धर्म फिर कुछ होता नहीं है, फिर ये वो चीज़ करेंगे जो कि उनको बिजनेस में प्रॉफिट लेके आएगी। बट अगेन वो बोलना पड़ेगा कि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि क्या ब्रॉक लेसनर के ऊपर ये सारे चार्जेस लगे हैं वो ये ऐसे ही हैं या फिर ये सही हैं या गलत हैं। वो अपने आप में एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है, उसको मैं अलग अलग वीडियोस में कर चुका हूं, तो बार बार उसे रिपीट करूंगा नहीं। तो एक्सपेक्ट मत करना कि बार बार मैं उसके बारे में बात करूं कि मैं इसके सपोर्ट में हूं या फिर अगेंस्ट में हूं। बट उससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ क्या अभी और होने वाली है, इसके ऊपर डेफिनेटली फैंस का बहुत डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। तो पता क्या चला कि विंस मैकमैन शायद आ सकते हैं WWE कंपनी में वापस, जैसे कि ब्रॉक लेसनर आए थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको विंस मैकमैन की ये फोटो दिखाऊंगा। ये रिसेंट जो उनका इंटरव्यू था उसमें उसमें दिख रहे हैं वो, और थोड़े से बाल वाल ऊपर से ग्रे हैं और साइड से ब्लैक हैं, कुछ अलग ही तरीके के लग रहे हैं यहाँ पे विंस। लास्ट टाइम वो मूंछों में थे। लेकिन जो बड़ी बात मैंने आपको बताई कि क्या ब्रॉक लेसनर के बाद अब विंस मैकमैन भी आ सकते हैं, तो मेल्जर का ही इसके ऊपर कुछ कहना है। रिसेंटली बहुत सारी मेल्जर की बातों को हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बंदा लगातार एक्यूरेट पे एक्यूरेट होते हुए जा रहा है। सेथ रॉलिंस के बारे में बड़ी सही बात बोली उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ब्रॉक लेसनर वापस अब आ चुके हैं और जॉन सीना वो बंदा है जो कि अपने इस रिटायरमेंट टूर में चाहता है कि विंस मैकमैन की भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो जैसा ट्रिपल एच ने बोला कि भैया हम तो लास्ट चैप्टर जॉन सीना के हिसाब से लिख रहे हैं, जो जॉन सीना को चाहिए होगा वो हम करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि इसलिए ब्रॉक लेसनर वापस आ गया। हालांकि जॉन सीना ने उससे पल्ला झाड़ा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सा हो जाता है। बाकी कॉन्ट्रोवर्सीज में जॉन सीना हमेशा ही फंसे हैं, जब उन्होंने विंस मैकमैन का इस केस में सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन स्टिल अपने जो क्लोज रिलेशन है उसको बिल्कुल ओपनली बताया, और लोगों ने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जॉन सीना को क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन ये बात तो पता है कि जॉन सीना और विंस मैकमैन के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो अगर जॉन सीना अपना रिटायरमेंट टूर खुद से लिख रहे हैं तो वो चाहते हैं विंस मैकमैन को वापस। और अगर वैसा है तो शायद विंस मैकमैन आपको ऑन स्क्रीन टैलेंट कैरेक्टर के तौर पर सिर्फ वापस दिख जाएं। यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटिवली वापस आ जाएंगे या फिर बैक स्टेज वो WWE को चलाने लगेंगे।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि जॉन सीना की वजह से शायद विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं। अब ये बात कितनी सच हो सकती है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं देखो कुछ कमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरे को स्टोरी लाइन से बात करना। विंस वापस आ गया तो मैं उसकी स्टोरी, ठीक है ये हो गया, बाकी पता है विंस मैकमैन बहुत बड़ा कांड करने वाला इंसान रहा ही है और उसकी गलत कांड हैं ही और वो प्रूव भी हो चुके हैं। वो सबको ही पता है विंस मैकमैन कैसा इंसान है, मुझे लगता नहीं वो किसी से छुपा। मुझे लगता नहीं कि कोई बंदा ऐसे बोल देगा कि नहीं विंस तो बहुत भला आदमी है, वो तो कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन अब जॉन सीना की डिमांड है तो पता नहीं देखो क्या हो सकता है। कुछ भी अगर ऐसा आगे हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें भयंकर लेवल पे फट जाएंगी। ये अगर होगा तब बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जस्ट ऐसे बात शुरू हुई है और WWE अगर इसको कंसीडर कर रही है तो उनको भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे तरीक़ों से उनके लिए एक बहुत बड़ी आगे जाके क्या पता सिरदर्दी भी बन जाए। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, ये एक ऐसा मैच है जिसकी वकालत हम सारे लोग ही बहुत ज़्यादा करते हैं। भाई इनका एक बार बड़ा मैच, तगड़ा मैच तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा जो भी उनके मैचेस हुए हैं वो अनफिनिश्ड वाले ही लगे हैं। जैसे रोमन रेंस के पूरे उस रेन में हमने देखा कि सेथ रॉलिंस ही वो अकेला बंदा था जिसके सामने रोमन रेंस पार नहीं पा पाया। तो अब ये पता चला है इनसाइडर्स की तरफ से कि WWE सही में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच को दिमाग में लॉक करके बैठी है और किसी बड़ी स्टेज पर इस मैच को WWE करेगी। इस सिंगल्स मैच को WWE अभी प्रोटेक्ट करके चल रही है और अगर ऐसा ही कर रहे हैं भाई तो फिर रेसलमेनिया ही वो जगह बनती है। और मेरे ख्याल से WWE के जो लोग हैं वो आई थिंक वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दरकिनार कर देते हैं इस फैक्ट को। भाई इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लोग सिर्फ ये बोलते थे अरे भाई कितनी बार तो लड़ गए, लेकिन अभी भी वो जो पूरी स्टोरी है ना वो फिनिश ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं हुई है। और वैसे भी स्टोरी तो जब आपकी इतनी हिस्ट्री है तो कभी भी फिनिश होती नहीं है, वो कभी भी शुरू हो सकती है और कभी भी उसको फिलहाल के लिए पॉज पे डाला जा सकता है। तो WWE कंसिडर कर रही है, लेट्स सी ये जो प्लान है वो कब तक होता है। मैं तो चाहूँगा भाई अगले साल की अगर रेसलमेनिया है तो वहाँ के लिए ये मैच अगर WWE करती है तो वो बहुत बड़ा मैच होगा, बट उसके अराउंड स्टोरी लाइन भी आपको अच्छी पकानी पड़ेगी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि WWE साल में 2 रेसलमेनिया करवा सकती है। एक रेसलमेनिया जो है सऊदी अरेबिया वालों के लिए होगी और एक रेसलमेनिया जो रेगुलर होती है। अब इसके बारे में हमको कुछ डिटेल्स पता चली हैं और जैसे पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया शायद सऊदी अरेबिया में हो सकती है, वो वहाँ के जो चेयरमैन है उनका मैंने आपको दिखाया था ट्वीट। अब इसके बारे में फर्दर हमको डिटेल्स पता चली और भाई अगर ऐसा हो गया तो ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही WWE के लिए पैसे कमाने में मामला ऊपर लेके चला जाएगा। फिर जो वो क्वार्टरली अपनी अर्निंग कॉल करते हैं उसमें देखना नंबर्स कैसे आएंगे। तो पता ये चला कि 2027 साल में पॉसिबली रेसलमेनिया जा सकती है सऊदी अरेबिया। अभी इसके बारे में ऐसे प्लान्स चल रहे हैं और उसका मतलब ये नहीं कि रेसलमेनिया सिर्फ एक ही होगी, 2 रेसलमेनिया होंगी, यूएस वालों के लिए अलग और सऊदी अरेबिया वालों के लिए अलग। कुछ मैंने ये भी सुना था कि शायद 2026 में भी हो सकता है, बट पता नहीं। और इसके बारे में ये डिटेल पता चली कि सऊदी अरेबिया में अगर रेसलमेनिया हो रही है तो वहां के लोगों की तरफ से पुश कर रहे हैं कि रॉक को तुम वापस लेके आओ ताकि वो उस रेसलमेनिया को हेडलाइन करे। और आपको पता है जब सऊदी अरेबिया के लोग किसी भी डिस्कशन या फिर कॉन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं तो वहां पे सारी चीजें एक रियल लाइफ की पॉसिबिलिटी हैं। अगर वो बंदा इस धरती पर है तो उतने पैसे देके उसे ये लेके आ सकते हैं कि वो अपनी बाकी सारी जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी छोड़ के आ जाए। तो इसी वजह से ये चीज होना हाईली पॉसिबल है कि साल में 2 रेसलमेनिया और एक रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया वाली। और अगर ये रॉक को लेके पिच कर रहे हैं तो शायद ये एक वो चीज है जो कि रॉक को दोबारा से WWE में वापस लेके आ सकती है। बाकी पता नहीं देखो फ्यूचर इसका कैसे होता है। मेरे को पर्सनली 2 रेसलमेनिया होंगे तो एक चीज गड़बड़ लग रही है कि वो जो साल में एक रेसलमेनिया बड़ी रेसलमेनिया वाली फील आती है कहीं उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। अगर दोनों ही उस बराबर लेवल पे हैं तो आई थिंक फिर पता नहीं शायद फिर WWE का सही डिसीजन ये हो सकता है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो। स्क्रीन पर अभी आपको अनरियल डॉक्यूमेंट्री दिख रही होगी, नहीं देखी अब तक तो जाके देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर ले रहो जिंदगी के मजे।